कोई घर से निकाला हुआ तो कोई ज़िंदगी से हारा हुआ, कोई घर से निकाला हुआ तो कोई ज़िंदगी से हारा हुआ, कोई बच्चों से सताया हुआ तो कोई बहुओं से लताड़ा हुआ। साए थे जो कभी परिवार के आज हरी के साए में हैं, साए थे जो कभी परिवार के आज हरी के साए में हैं, बुनियाद थे जो घर की वो सताए क्यों हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है। मैं श्री हरि वृद्धाश्रम का फाउंडर सेक्रेटरी हूं और ये जो वृद्धाश्रम है ये वर्ष 2005 से संचालित है और आज लगभग 18 साल की ये जो सेवा है, इस सेवा में हमने जो विभिन्न आयाम देखे हैं और जो विभिन्न तकलीफें देखी हैं, मैं उन तकलीफों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो वृद्धाश्रम है, इसकी जो अध्यक्ष हैं श्रीमती इंदिरा शर्मा, एससीटी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, उन्होंने 7 साल की वेतन डोनेट की थी। पूरी 7 साल की वेतन डोनेट करके इस संस्था की स्थापना की और तब से ही लगातार हर महीने अपनी वेतन का कंट्रीब्यूशन भी करती है और अपना पूरा सर्वस्व तन मन धन न्यौछावर करके मकान को घर तो बनाने दो, मकान को घर तो बनाने दो, पहले माँ बाप को तो आने दो। और यहाँ पर मैंने सन 88 से पहले पूर्व में जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट डीएम दीपक कांडेकर जी थे, मैंने भारत सरकार का एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनरी डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में कई डीएमसीओ के साथ कार्य किया और मीरा स्वामी का कॉलेजियन एफिलेटेड बीयू उसको ऑपरेट करा और फिर इसके बाद यहाँ से श्री हरि वृद्धाश्रम परिवार से मेरे को यहाँ का मैनेजमेंट बोर्ड कई वर्षों से बुला रहा था, तो 7 जुलाई को मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण करा। उसके बाद इस संस्था को सभी के सहयोग से वर्ल्ड ग्लोबल संस्थान द्वारा मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन में स्टेट का टॉप नंबर 1 सर्टिफिकेशन हुआ। यहाँ पर 52 दादा दादी की संख्या है। शासन ने 35 सीट निर्धारित की है। अभी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री जी ने 50 सीट का आवंटन का बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ जो भी दादा दादी हैं उनका लाइफ का अलग अलग स्टोरी है, बहुत दुखपूर्ण है और कई स्टेट से दादी लोग भटक कर आए, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आया। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में भी समाचार से इस शहर के लोगों को नॉलेज में है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नागालैंड, आसाम वगैरह, तो बहुत टिपिकल वर्क है। बट इस शहर के लोग बहुत अच्छे हैं और पूरा सहयोग मिलता है, जन सहयोग से ये ऑपरेट है। इस हरि वृद्धाश्रम की प्रेसिडेंट माननीय श्रीमती इंदिरा शर्मा जी की प्रेरणा से दिन प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं और इसका रजिस्ट्रेशन सन 2004-05 में हुआ, फिर कंटिन्यू एक छोटे से जगह से फिर शासन ने ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेडी हॉस्पिटल दे दिया और इसमें संचालन हो रहा है दादा दादी का जो भी सेवा है शासन के अकॉर्डिंग और जन सहयोग से ये पूरा ऑपरेट हो रहा है। दादी, आपका नाम क्या है? चंदाबाई। आप कहाँ से हो? इंदौर। आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है आपकी? 60, 65। आप यहाँ कैसे आई? आप यहाँ कैसे आई? देखो मालिक की कृपा है, उतने से तो अच्छे आए थे, अभी तो भगवान की कृपा है। दम चलती है, हाथ पांव टूटते हैं, मानो काम तो जरूर करें, झाड़ा फूकी बासन बर्तन। ऐसा क्या हुआ था जो आपको अपने घर से यहाँ आना पड़ा?
ऐसा क्या हुआ था जो आपको आपके घर से यहाँ आके रहना पड़ा? हाँ, मालिक की कृपा से खाने चुनने को मिलता है, प्रेम से खाते हैं, आराम से रहते, नहाते धोते, झाड़ा झूरी करते, अच्छे नहाते धोते, फिर खाना खाते, प्रेम से खाना खाते। आपके कितने बच्चे? 2 हैं, मतलब 3 लड़की हैं और 3 लड़का हते। सो 3 तो लड़की हैंगी, 2 लड़का हैंगे, एक खत्म होगा नेता। अब मालिक इतने 5 हैं। तो आपके बच्चों के होते हुए भी आप यहाँ क्यों? आप बच्चे हैं आपके, फिर भी आप यहाँ क्यों हैं? अब बच्चे हैं सो मतलब हम ऐसे हैं कि आपको प्रेम से तो मैं जान दे सकती, और आप कुछ बोलेंगे तो वो शेयर नहीं होएगी। कैसे कि तुम छोटी हम बड़े हैं तो बस शेयर नहीं होएगी बेटा। चलो भैया इतने सही तो होते सही, अब अपना पति नहीं है तो भैया इतने सही तो होते सही, होते से ज़्यादा इतना आराम है मालिक की कृपा से। अभी आपको यहाँ कोई छोड़ने आया था कि आप खुद आएंगी? नहीं, मैं तो अकेली रही, 1 साल की अकेली फिर रही थी बेटा। बताइए तब मंडी बामहरा पे एक बाई मिल गई तय की हाथी, वो तो भगवान ने मिलाया, ऊपर वाले ने। मैं रात भर की भूखी डरी थी, ऐसे सोते स्टेशन पे, ऐसी सीट पे बेयान बैठी, ऐसे हम बैठे थे। कई माता राम कहाँ से आई? हम बेटा हम है इंदौर के, दुखी है मानो, मालिक की कृपा से दुखी है। लड़का है, बेटियाँ हैं, संपत्ति है, मालिक की कृपा से सब अपने आराम के हैं। मनो आज अपना पति नहीं है तो भगवान ने तो नहीं करो, ये अपने मुँह से मुँह बिगाड़ रही औलाद, तो औलाद उल्टी सीधी बोली तो अपन भागे आए। ईश्वर ने लड़ाई करे न भिड़ाई करे, भैया इतने मेले चुनबे तो उते तो मेले चुनबे, आपने जे हो तो बेटा तो दे है। एक को एक होता है, खूब आदमी को आदमी होता है, मालिक की कृपा से सब अच्छा होता है। आए हैं बेटा, सुबह बाई लो वाली आई थी, खुआया, गुलाब जामुन दाए, 4 पूड़ी दाए, हलवा दाओ, खाया, पानी पिया। अच्छो के 4-5 बजे गाड़ी की टाइम हो गई, तो बेचारी ने मेरे बैग ले लाए और मोरे आगे कर ली, गाड़ी में चढ़ा ली। फिर बेचारी तो आ गए अपने विदिशा में, उतार के और गाड़ी करके और अपने तो छोड़ गई, लिखा पढ़ी करके। जब इनकी 1 साल हो गई, कोई बात की नहीं, हम तम तो करा थे मानो, और कोई बोला तो बात नहीं है। अपन भी प्रेम रखे हैं, अपन भी किसी से नहीं बोले बेटा। भैया तुम नहीं बोल रही तो हम नहीं बोल रहे, हम क्या, हम तो और प्रेम नहीं। माँ ना बद्दुआ देती है ना कोसती है, वो तो बस बच्चों का अच्छा सोचती है। वह कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, वह कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, माँ की आंखें मूंदते ही मेरा घर अकेला हो गया। चलती फिरती हुई आंखों में अज़ा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों में मैंने अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। एक घर की छत तूफानों में उड़ गई, एक घर की छत तूफानों में उड़ गई, पिता गए तो बुनियादी जड़ें ही हिल गई, पिता गए तो बुनियादी जड़ें ही हिल गई। मेरा नाम रामदास यादव है। आप कहाँ से हैं? मैं 79 साल का हूँ, मेरी उम्र 79 साल है। मेरा जन्मभूमि झांसी का है। मेरे को यहाँ पर विदिशा में लगभग 70 साल हो गए होंगे, और मैं जो हूँ इधर झांसी से इधर पढ़ने के लिए आया था। मेरा परिवार पूरा समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ हरि वृद्ध आश्रम में रहता हूँ।
क्यों कि मेरा परिवार कोई है ही नहीं, इस वजह से मेरे को यहीं रहना पड़ रहा है। अच्छा, गरीब वृद्ध आश्रम में मेरे लिए अच्छी सुविधा है, हर प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मेरा परिवार कोई है नहीं, इसीलिए मैं यहीं रहता हूँ। मेरे को लगवा ने मार दिया था, 1.5 लाख रुपए लगाया, जब जाके मैं अच्छा हो गया। आज मेरे को 6 साल हो गई करीबन यहीं रहते रहते। मैं अच्छी तरह से फिर हर प्रकार की यहाँ पर सुविधा है, कोई परेशानी नहीं है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? यहाँ पर मैं बता तो रहा हूँ ना, 6 साल हो गए मेरे को। आपके साथ ऐसा क्या हुआ था दादाजी जो अब यहाँ पे हैं अकेले, मतलब आपकी फैमिली वगैरह को क्या हुआ था? कैसा? आपकी फैमिली, आपका परिवार, उन सबको क्या हुआ? वो तो बीमारी से मर गया। पत्नी को 20 साल हो गए, इसके बाद एक बिटिया थी, तो शादी के 2 साल बाद पत्नी के बाद वो भी ख़त्म हो गई। इसके बाद एक 36 साल का लड़का था, उसके यहाँ एक कन्या हुई थी, वो भी ख़त्म हो गया। फिर एक और बालक था हमारा, वो पीने में बहुत ज़्यादा माहिर था, दारू पीने लगा, तो उसकी पत्नी गुजर गई। तो वो जो है भोपाल चला गया। 7-8 साल हैं जब से वो आया नहीं, न कभी फ़ोन करता है न कभी बात करता है। उसको 15,000 रुपये मिलते हैं, तो दारू पीने में ही माहिर है। उसकी 2 कन्याएं और एक बालक यहीं पर है, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया है। अब वो बिटिया तो प्राइवेट नर्स है, अभी 14-15,000 रुपये उसे मिलते हैं। और बालक है वो भी इंटर में पढ़ता है, बिटिया भी है एक, वो भी इंटर में पढ़ती है। दादाजी वो आपसे कभी मिलने आते हैं, आपके बेटे? हाँ, कभी कभी आते हैं। क्या है, मेरा परिवार पूरा गुजर चुका, इसलिए मैं बोलने में थोड़ा भावुक हो जाता हूँ कभी कभी। आप जब यहाँ एकदम से आए थे तो आपको कैसा लगा था, मतलब एकदम परिवार से अलग? जब परिवार था ही नहीं, तो मेरी एक ग्रैंड डॉटर थी, तो उसने बताया पापा आप यहाँ रहिए। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है रहो। तो शुरू में तो मेरे को दुख हुआ था कि मैं अच्छी फैमिली का आदमी था और बीकॉम पढ़ा लिखा था, लेकिन क्या करें, जब परिवार सब ही समाप्त हो गया। सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने 30-40 साल पहले जब चाराने की चाय बेचती थी, तब मैंने 20 साल चाय बेची। और इसके बाद में फिर मैं सिक्योरिटी ऑफिसर बन गया भोपाल में, सलामतपुर में रहा, फिर विदिशा में भी आ गया, ब्रिटानिया में। तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनमें मैं ऑफिसर रहा। लेकिन अब समय की बात है कि यहाँ रहना पड़ रहा है बहुत। तो आपका घर कहाँ है वैसे? आपका घर कहाँ पर है? मेरा घर तो यही हरि वृद्धाश्रम में, बस और कुछ नहीं है। मैंने घर बना ही नहीं पाया, जब बनाया तब एक्सीडेंट हो गया था मेरा। मोटरसाइकिल ज़्यादा तेज चला रहा था, ये घुटना पैर टूट गया था, हाथ 3 जगह टूटा था, 1 2 3, पत्नी का पैर टूट गया था। फिर वो तो हमारे बालक ने उठाया हमको, हाथ पैर ताने। फिर ये समझ लो क्लियर 3 साल तक हम अच्छे हो पाए। ये जो आपको लकवा मारा था तो वो सब आपने ही सही करवाया? नहीं, वो वहाँ हमारी बिटिया ने, मैंने उसको 60,000 की गाड़ी कसवाई थी, तो गाड़ी बेच दी। और मैं सिक्योरिटी ऑफिसर, तब मेरे पास थोड़ा सा पैसा बचा था, 70,000 करीबन। फिर मैंने वो निकाला तो मैं दस्तखत ही नहीं कर पाया। फिर 5 आदमियों ने दस्तखत किए, बैंक मैनेजर ने खाता बंद कर दिया। क्या मैं तो ये चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी बालक अपने माँ बाप के लिए कभी जो है ऐसा ना करे कि वृद्धाश्रम में उसको जाना पड़े। मैं तो यही कहूँ। हालांकि मेरे को यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है, लेकिन परिवार तो परिवार ही होता है। ना रात दिखाई देती है, ना दिन दिखाई देते हैं। पिता को बस परिवार के हालात दिखाई देते हैं।
मेरा नाम भोला भाई देरवार है। ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। उज्जैन में मेरा मायका है, भोपाल में ससुराल है। आप यहाँ पे कितने टाइम से हो? यहाँ 5 साल हो गए मेरे को आश्रम में। कि क्या परिस्थिति थी जो आपको यहाँ आना परिस्थिति ये थी, बहू के साथ झगड़ा होना, बच्चों के साथ झगड़ा होना, टाइम से खाना नहीं मिलना, 2-2 3-3 बजे तक इंतज़ार करो खाना का। बच्चे बोले कमाने जाओ, हमसे कमाते बनता नहीं है। बस ये स्थिति थी। आपके कितने बच्चे दादी? मेरे 2 लड़का है, 1 लड़की है। 1 लड़का रहता है गुजरात में, 1 भोपाल में रहता है। ये परेशानी है। और परेशानी पूछो जाता तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी तीसरी बता दी, यही बहुत है। परेशानी से हम डरते नहीं, जो गुजर गई अब उन्हें क्या, कैसे रहे, कितनी परेशानी उठाई, कैसे बच्चे पाले, अब ये परेशानी थी। दादी हमें आपकी परेशानी जाननी है कि आपको ऐसी क्या परेशानियाँ थी जो आपको यहाँ पर ले आई? परेशानियाँ यही थी कि बहू से झगड़ा, बहू के कहने में आके बच्चा बोले इंसान जैसे लड़का अपना है तो वो बोले सच्ची माँ कोई बर्दाश्त थोड़ी कर सकती है। बच्चों को जन्म अपन ने दिया है, बच्चों ने तो नहीं दिया अपन को जन्म। तो ये परेशानी जब तक चलती रही गाड़ी, जब तक चलाते रहे, इसके बाद में ज़्यादा हो गई, मुँह से ऊपर की आश्रम में आ गए। और ये परेशानी। आपके बेटे नहीं आते आपसे मिलने? बेटी आती है मेरे को मिलने, बच्चे लड़के नहीं जाते। आपको यहाँ पे कैसा लगता है? अच्छा लगता है मेरे को, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ मेरे 5 साल हो गए रहते रहते। और जब आप स्टार्टिंग में आए थे शुरू में तो कैसे हाँ, शुरू में मतलब रिया था 8 दिन तक ऐसा लगा था कि मतलब कहाँ आ गई, अच्छा नहीं लगता था। फिर सब लोगों से दोस्ती हुई, पहचान हो गई, बहन भाइयों जैसा रिश्ता हो गया, अच्छा लगने लगा। तो आपके कितने दोस्त हैं यहाँ पर? अब ये सभी दोस्त हैं अभी तो मेरे। अभी कितने होंगे लगभग? अभी एक येगी, एक वो येगी। आप अभी खास 2-3 जने, 4 जने। चुगलियाँ करते हो? अरे अब वो तो अच्छी बातें भी होती है, बुरी भी होती हैगी, हंसी मजाक भी हो जाती हैगी। आपके कोई नाती पोते हैं? मेरे 3 नातनी है, 1 पोता है। तो आप उनसे मिले हो कभी? अभी तो गई थी, मैं तो मिलती रहती हूँ। अच्छा आप बस नातनियों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बच्चों से कोई दुश्मनी आई नहीं है। दुश्मनी आई बेटा से और बेटी बहू से थी, नाती पोतों से हमें कोई दुश्मनी आई नहीं है। खूब जाएंगे, मिलेंगे। तो अभी आपके बेटे के साथ तो आपकी बहू शांत हो गई तो कोई है? मेरी बेटी रहती है और वहाँ भाई के पास, क्योंकि नाती है, बहुत तो शांत हो गई। अब तो बच्चा आएगा भतीजा उसका, तो भतीजे को पाल रही है वो वहाँ रह के। उसके भी 2 लड़का, 1 लड़की थी, तो 1 लड़का उसका जवान ख़त्म हो गया। 1 लड़का है, साथ में लड़की की शादी कर रही लड़की ने, तो वो बात हो जाएगी। तो उसके भी 2 लड़के हैं। आपने अभी कहा था ना लास्ट टाइम जब आए थे, क्या उनकी आपकी सासू माँ रहती है उनके साथ में? उसकी लड़के की सास रहती है हमारी की। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ से जाए तो हम यहाँ से जाएँ। अब वो वहाँ से जाना नहीं चाहती, जब जाएगी फिर चले जाएंगे हम भी यहाँ से। अगर उसका ये है कि वो तो बीमार बनी रहती है, अब क्या मालूम घर जाएगी तो ऊपर जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है उसका। जब आप यहाँ पे आई थी तो आपके जो घर के लोग हैं उन्होंने आपको रोका नहीं? हम बोल कर नहीं आए थे। अच्छा, ऐसे ही हम चुपचाप से आए थे। अब आपका मन करता है वापस जाने का? नहीं, अब अभी तो नहीं कर रहा, मतलब कहीं हो सके, हाँ। कहीं लड़का कुछ पसंद जाए या जाए लेने तो जा भी सकती हैं। उनको मालूम है आप यहाँ पर हैं? हाँ, सबको मालूम है, सबको पता है कि हम आश्रम में हैं। आपने घर जो संभालने के लिए क्या क्या काम किए हैं आपके पति के गुजरने के बाद? हमने चूना गारे का काम करा, बीड़ी बनाई, चक्कियों पे गेहूँ भी बीने, जी मेहनत हमने करी। फिर बच्चों को पाला पोसा, बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह करें। दादी आपको कैसा लगता है कि आपकी बेटी की सास आपको उसके साथ रहती है, आप अलग रहते हो? अरे अब वो क्या करें, जब अपना लड़का अपने कहने पे नहीं हो तो अपन क्या कर सकते हैं। वो हो सकता माँ को रखना नहीं चाहता, उसकी सास को रखना चाहता हो सकता। आपने कभी खुल के बात की उनसे? अब खुल के बात करने की, लड़का अपनी तरफ हो तो अपन खुल के बात करें। जब लड़का अपनी तरफ नहीं तो अपन क्या खुल के बात करो। उसने कह दिया तुमको क्या करना, मेरे को सास ही अच्छी लगती है तो फिर
माँ बाप बच्चों को पालते हैं दिन रात कड़ी मेहनत से। बाप कमाता है खून पसीना बहाकर, माँ जीवन संवारती है घर चलाकर। साया है मेरे सिर पर माँ के आंचल का, साया है मेरे सिर पर पिता के हाथों का। साया बनना था मुझे जब मैं मुकर गया, साया था कभी जो आज साए को तरस गया। एक नेशनल बैंक मतलब नेशनलाइज बैंक के एक मैनेजर की माताजी यहाँ आई। मैनेजर साहब ने अपनी माँ को बहुत मारा पीटा, घायल अवस्था में आई माताजी, उनको वृद्धाश्रम में रख लिया। इसके पश्चात जो है ना 1 महीने बाद वो माताजी कहने लगी बेटे को फोन करो, वो बेटा मुझे लेके जाए। मैंने बोला माताजी वो बेटा काहे को लेके जाएगा जिसने तो आपको इतना मारा पीटा है? नहीं नहीं वो तो अच्छा है लड़का, वो तो बहू के कहने में करता। आखिरकार मैं सुन के रह गया। मैंने 1 महीने बाद लड़के को फोन किया और उनको ये नहीं बताया कि मैं वृद्धाश्रम से। बड़ी सहजता से मैंने बात की। आपकी माताजी वृद्धाश्रम में मिली थी और उन्होंने बड़ी आपकी तारीफ कर रही थी, वो कह रही थी बहुत अच्छे हैं हमारे बेटे, तो आप उनको लेने आएंगे क्या? वो आपको बहुत याद कर रही है। तो उस लड़के ने जो जवाब दिया धरती हिल गई। उन्होंने बोला कि मैं उस औरत को घर में नहीं रख सकता। बेटा बोला माँ आई तो आज हत्या कर लूंगा। और जैसे उन्होंने बोला कि मेरी माँ बहुत नीच है, उसने मेरे परिवार का जीना दूभर कर दिया, मेरे घर में माँ को लेकर आए दिन कलह का वातावरण है। ये बैंक मैनेजर असिस्टेंट कमिश्नर समाज कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश शासन, उनकी बेटी है और ये है असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड। सीरियस है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ और परिवार में कोई उनका देखने वाला नहीं है। और कुछ कहानियाँ जो सबको सुनाई गई, कुछ कहानियाँ जो सबको बताई गई, कुछ कहानियाँ जो कहीं खो सी गई। ये कहानियाँ अनसुनी थी और अनसुनी ही रह गई। ना रात दिखाई देती है, ना दिन दिखाई देते हैं, पिता को बस परिवार के हालात दिखाई देते हैं। इंदिरा शर्मा, चेयरपर्सन श्री हरि वृद्धाश्रम। ये वृद्धाश्रम 2005 में शुरू किया था। एक दादाजी मेरे हस्बैंड के साथ में खाना मांगते हुए घर पे आ गए थे। शर्मा जी उन्हें घर ले आए थे। इसके बाद में सुबह से शाम हो गई, मैं यहीं पे सो जाता हूँ। शाम भी हो गई, सो जाइए। रात हो गई, उन्हें खाना खिलाया। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे हैं लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे साथ में मारपीट की है। मैं अब उनके पास में नहीं जाऊँगा। मेरे अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करें? हमारे घर में भी इतनी जगह नहीं थी कि हम उन्हें स्थायी रूप से रख सकें। मेरे ब्रदर का एक स्कूल है चोपड़ा में। कुछ दिन हमने उन्हें वहाँ पे रखा। अब भाई कितने दिन हम उन्हें वहाँ पे रख सकते थे? उनको वहीं खाना पहुँचाते, चाय वाय की वहीं सारी की सारी व्यवस्थाएं करते थे। ये सिलसिला कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि मैं कॉलेज जाती थी SATI। वहाँ पर भी जाते में मैं कई लोगों को ऐसा देखती थी कि उम्र का ऐसा पड़ाव है और उम्र के इस पड़ाव पे जब इन्हें आराम की ज़रूरत है, उस स्थिति में भी ये काम कर रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, मूंगफली बेच रहे हैं। हमारे इसी दौरान हमारे पास में एक माँ बेटी आई जो दुनिया में अकेली थी। माताजी की उम्र उस समय 100 साल की थी और उनकी बेटी भी 70+ थी। वो दोनों भी इसी तरीके से अपना काम चलाती थी। वो भी आई कि हमें भी किसी सहारे की ज़रूरत है। दादाजी तो ऑलरेडी हमारे पास में रह रहे थे, अब क्यों ना इनके लिए कोई ना कोई स्थायी व्यवस्था की जाए। फिर हमने एक किराए की बिल्डिंग उदयनगर कॉलोनी में ली और वहाँ पर इनके रहने की व्यवस्था की।
इस तरीके से ये वृद्धाश्रम शुरू होता गया और जो बहुत ही नीडी पर्सन थे, अपनों के ठुकराए हुए थे, मैक्सिमम तो हमने उन लोगों को शुरुआती दौर में रखा जिनका अपना कोई नहीं था, जो निसंतान थे, उन लोगों को रखा। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। किराए की समस्याएं तो हमारे साथ में बहुत आई, क्योंकि ये वृद्धाश्रम एक किराए की बिल्डिंग में संचालित होता था। बहुत अच्छा चलने लगा, लोगों का जुड़ाव होने लगा। ऑनर्स को लगता था कि ये बिल्डिंग खाली नहीं होगी। बिल्डिंग की समस्या हमारे लिए बहुत गंभीर थी। अब वृद्धाश्रम की जो पब्लिसिटी इतनी हुई कि अंतर्राज्य से भी वृद्धा जो भटके हुए आते थे, प्रशासन, समाज, उन सबको भी पहुंचाने लगा वृद्धाश्रम में। तकलीफ़ उस स्थिति में होती थी जब हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती थी कि वो कहते थे कि हमारी अंतिम अवस्था है और हमारे बच्चों को बुला दो। हम उन्हें बुलाने के लिए सारी खुद तो कोशिश करते थे, उनके हम घरों पे भी जाते थे, हम अपनी टीम के साथ में बताते थे कि अब अंतिम अवस्था है, अंतिम पुकार है आपके लिए, आप आ जाइए, लेकिन नहीं आते थे। हमने पुलिस के द्वारा भी उनके लिए मैसेज पहुंचाया। आखिरकार कुछ केसेस तो ऐसे होते वो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ देह होता था, जब किसी की अंतिम अवस्था हो, अंतिम पुकार हो, वो अपने को पुकार रहे हों, उनके अपने जो हैं उनके पास में नहीं आ रहे हों। कुछ केसेस में तो हम लोगों को भारी पुलिस का सपोर्ट लेना पड़ता था, मशक्क़त करनी पड़ती थी, लेकिन आत्मीय शांति मिलती थी जब उनके अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उनसे मिलने के लिए आ जाते थे। वो शांतिपूर्वक वैकुंठ धाम को जाते थे। तो ये इस तरीके की बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने रही है, चाहे वो बिल्डिंग्स की हो, चाहे वो अपनों के ठुकराए हुए लोगों की हो। अभी कौन सी समस्या है जिनका आप सामना कर रहे हैं? अभी बिल्डिंग की व्यवस्था हो गई है, ये शासकीय भवन है, पुराने जिला चिकित्सालय का, पर्याप्त है। आज आधी रात को हमारे कोई भी बुजुर्ग को अचानक यदि वो बीमार होते हैं तो हमारे पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई वाहन ऐसा नहीं है कि उन्हें हम इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर सकें। हमारे पास फ़ोन आता है, रात का कितना भी टाइम हो रहा हो, अपनी गाड़ी लेकर वहाँ तक आते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए तकलीफ़ देह होता है कि उतना सा जो शॉर्ट ड्यूरेशन है वो भी हम क्यों भाई, हमारे पास में यदि यहीं पे वाहन हो तो तत्काल हमारे पास में चलाने वाले हैं। एक ई रिक्शे की व्यवस्था हुई है, लेकिन जो कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे अटैक आया हो, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में हो, वो गंभीर स्थिति के लिए तो एक एम्बुलेंस जैसा वाहन ही काम करता है। एक समस्या हमारे साथ में और भी है कि यहाँ पर बिल्डिंग बहुत बड़ी है। दादा दादी की इस उम्र में वो लोग तो पंखा चला छोड़ दिया, लाइट जली छोड़ दी, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, उससे जो बिजली का जो कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा होता है। यदि यहाँ पर सोलर लाइट की व्यवस्था होती है तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। ये भी यहाँ वृद्धाश्रम की एक ज़रूरत है। हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है। प्रथम पूज्य माता पिता ही हैं हमारे, वो हमें जन्म देते हैं, और हमारे माता पिता के जो माता पिता हैं वो हमारे लिए परम पूजनीय हैं। तो कई स्कूलों के और कॉलेजों के बच्चे जो यहाँ पे आते हैं, उन्हें जो संस्कार की पाठशाला जो हमारा वृद्धाश्रम है, उसमें यही सिखाया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, इनकी सेवा करें। इन्होंने पाल पोस के आपको बड़ा किया, आपको शिक्षा दीक्षा दी, अब जीवन के इस मकाम पे आप इन्हें ना छोड़ें। यही बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ विदिशा से बल्कि अन्य ज़िले से, सागर से, बीना से, कई जगह से बसों में बैठ के यहाँ पर बच्चे आते हैं, और यहाँ दादा दादियों से मिलके ये महसूस होता है कि क्या होते हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं अपने साथ में पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, अपने दादा दादियों के टच में भी नहीं रहते हैं। तो भाई हमारे दादा दादी क्या होते हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमें उनकी देखभाल करना चाहिए। उनका जो अनुभव है, उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अनुभवों के हम उनकी देख रेख करें, उनका उपचार करें, उनकी सेवा करें। डॉक्टर अनिल दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड मैथमेटिक्स, SATI डिग्री विदिशा।
वृद्धाश्रम के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सनातन पद्धति में माँ बाप को प्रथम गुरु भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज के नए परिवेश में बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप को जो वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। ये बड़ी विडम्बना है हमारे देश की। ये पद्धति कहाँ से आई है, कैसे आई है कि माँ बाप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं बच्चों का जीवन बनाने के लिए, और बच्चे अपना करियर बनाने के बाद माँ बाप को ऐसा असहाय छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी वृद्धाश्रम हैं, इन सभी वृद्धाश्रमों को खाली हो जाना चाहिए और बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए अपना जीवन समर्पित करें, क्योंकि उस उम्र में जाके माँ बाप के लिए बच्चों के अलावा कोई सहारा नहीं होता है। तो बच्चों को मेरा तो यही मैसेज है, हमारे SATI इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, वाकई मैं कहना चाहूँगा कि बड़े साधुवाद के पात्र हैं। ये हमारे जो उड़ान क्लब के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, इनके लिए कहना चाहूँगा कि ये साधुवाद के पात्र हैं। बल्कि जितने भी वृद्धाश्रम हैं और आज के नए बच्चे जो नई जनरेशन है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भैया आपने यदि माँ बाप की सेवा कर ली, मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक तरह से आपको